कांग्रेस के लोगों को, लालू यादव को, विपक्ष के चेहरों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि यदि उनको एक बड़ा पद नहीं दिया जाएगा तो वो भाजपा के साथ भी अपने रिश्ते पुनः रिवाइव कर सकते हैं। अगर मोदी साहब को चैलेंज कोई कर सकता है तो नीतीश जी कर सकते हैं। राहुल गांधी तो कहीं है ही नहीं प्राइम मिनिस्टर। बयान में कहा है कि संस्कृत के शिक्षक छोड़िए, छात्र ही नहीं मिल रहे हैं। संस्कृत पढ़ाया नहीं जाता, इसलिए लोगों का हिंदी शब्दकोश कमजोर होते जा रहा है। जनरल कि भाजपा अब राम मंदिर के नाम पर चुनाव लड़ेगी। आखिर मंदिर आंदोलन से फायदा हुआ बीजेपी को, लेकिन मंदिर तो बना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, जो बात की विपक्ष लगातार कह रहा था कि आप कोर्ट से फैसला करवाइए। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, नीतीश कुमार दिल्ली रवाना हुए हैं, कई तरीके की चर्चाएं हो रही हैं। खास बात ये रही कि नीतीश कुमार काफी दिनों बाद जब दिल्ली गए तो एक विशेष तरीके का उन्होंने काम किया। क्या किया? अटल बिहारी वाजपेयी के शक्ति स्थल पर वो पहुंचे, उन्हें नमन किया और ये कह दिया कि वो उनसे बहुत प्यार करते थे। एक समय था जब वो बहुत सारा काम दिया करते थे और उस काम को जब करते थे नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार के प्रति एक ईमानदार व्यवहार रहता था। अब भाजपा में ऐसा व्यवहार और ऐसा संस्कार नहीं रह गया है। दो सवाल खड़े होते हैं इस कथन के बाद, उनके इस कथन और इस क्रियान्वयन के बाद। एक, क्या भाजपा के साथ नीतीश कुमार परोक्ष रूप से एक रिश्ता स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं? दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि जब उनकी मुलाकात कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से आज होने वाली है, विपक्ष के अलग अलग चेहरों से होने वाली है, तो ऐसे में ये कर ये मैसेज क्या देना चाहते हैं नीतीश कुमार? क्या वो कांग्रेस के लोगों को, लालू यादव को, विपक्ष के चेहरों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि यदि उनको एक बड़ा पद नहीं दिया जाएगा तो वो भाजपा के साथ भी अपने रिश्ते पुनः रिवाइव कर सकते हैं? ये सवाल इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि नीतीश कुमार कई बार दिल्ली गए, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर पिछले 3-4 सालों में ये पहली बार हुआ कि वो उस जगह पहुंचे और उन्होंने उन्हें याद किया। हमारे साथ इस मुद्दे पर और कुछ और मुद्दों पर बातचीत करने के लिए रंजीत कुमार जी हैं, जो कि आरजेडी के सैनिक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हैं। रंजीत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। ये बताइए कि नीतीश कुमार ने आज क्या करने की कोशिश की? अटल बिहारी वाजपेयी की बड़ाई करना, खासतौर पर तब जब कांग्रेस से मुलाकात करना हो, ये डबल एज्ड क्यों लग रहा है सब कुछ? नहीं, ये वाजपेयी जी की वो सब दिन से प्रशंसा करते आ रहे हैं और वाजपेयी जी भारतीय राजनीति में ऐसा सलाहकार पुरुष रहे हैं जिनकी सब लोग प्रशंसा करते रहे हैं। और नीतीश जी ने ये कहा है, तो वाजपेयी जी ये कहते थे कि खंडित मन से कोई बड़ा नहीं होता। तो मुझे लग रहा है शायद विपक्ष के नेताओं को ये कहना भी चाह रहे हैं कि जो मन में आप लोगों को दुविधा है, मोह माया है, उस मोह माया को आप त्यागिए। और अगर विपक्षी एकता करना चाह रहे हैं तो जो नीतीश जी के एफिशिएंसी को, कार्य क्षमता को वाजपेयी जी रिकॉग्नाइज करते थे, तो उसको रिकॉग्नाइज करके जल्दी ही इनके नेतृत्व में माने ये डिक्लेयर किया जाए कि अगला चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, जो एक मजबूत गठबंधन होगा और जो अभी के माने सत्ता पक्ष के सबसे मजबूत नेता है। सत्ता पक्ष ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में अगर आप कहिए तो अकेले में सबसे मजबूत नेता नरेंद्र मोदी साहब है। उनको अगर टक्कर देना है तो कांग्रेस को भी एक तरह से वो कह रहे हैं कि खंडित मन से यह काम नहीं होगा। अगर फ्रेंडशिप करना चाहते हैं तो इट शुड बी अनकंडीशनल, बट इफ यू आर हैविंग सो मेनी कंडीशन इफ एंड बट, देन अचीविंग द गोल इज टू डिस्टेंट। आज मेरे को जो लग रहा है तो ये मैसेज तो है दोनों के लिए और बीजेपी वालों के लिए भी है कि आप सब वाजपेयी जी को याद कीजिए और उसके अकॉर्डिंग चलिए, दूसरे को भी रिकॉग्नाइज कीजिए। तो अगर वाजपेयी के हिसाब से चलेंगे तो नीतीश कुमार जा सकते हैं साथ में, कोई दिक्कत नहीं है उनको आने में? नहीं, साथ नहीं जा सकते हैं। दो विपक्ष के नेता मिलते हैं इसका मतलब कि ये नहीं, अब रॉ का चीफ पाकिस्तान के आईएसआई चीफ से मिले इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई घालमेल चल रहा है। वो आपस में अपना अपना पॉइंट रखना है। कोई विरोधी तो है नहीं, दुश्मन एक दूसरे का, प्रतिपक्ष है। उनसे, मोदी साहब से बेटर अल्टरनेटिव प्रोड्यूस करने वाले नेता नीतीश जी हैं। इस बात पर बहस हो सकती है, लेकिन ये नहीं कि कोई घालमेल की बात होगी। देखिए, नीतीश कुमार का ये करना खास तौर पे तब जब राहुल गांधी का जो
फिर से उनको सदस्यता उनकी स्थापित हो गई और उसके बाद लालू यादव उनकी मुलाकात हुई थी, तो एक विहंगम दृश्य बना था। नीतीश कुमार उसमें नहीं थे, तो कहीं ना कहीं मन में टीस तो होगी ना, कहीं उसका जवाब तो नहीं दे रहे हैं इस आज के कार्यक्रम से? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। सब जानते हैं कि राहुल गांधी जी माने मोदी जी के सामने प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट या फेस है ही नहीं। वो अभी अपने कार्यक्रमों से, जैसे भारत जोड़ो आंदोलन चलाया या अपने मेहनत से वो अपनी पार्टी को रिवाइव करके, वो जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यूपीए 2 में जो गड्ढा खोदा था, उस गड्ढा को भर रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी जी जैसे ही डॉक्टर मनमोहन सिंह के सामने आएंगे, सॉरी डॉक्टर एक्सक्यूज मी, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के सामने, वो पूरा का पूरा मैथमेटिक्स ही बिगड़ जाएगा। क्योंकि आप देखिए यूपीए 2 में राहुल गांधी 10 साल हो चुका था उनका एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन उन्होंने कोई सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन नहीं किया। 2G घोटाला, 3G घोटाला, देश पे आतंकवादियों के हमलों का तांता लगा हुआ था, लेकिन राहुल गांधी जी ने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया। जबकि उनके फादर का, जब राजीव गांधी थे, इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थे और वो लेकिन जनरल सेक्रेटरी थे पार्टी का, लेकिन राजीव जी ने एशियन गेम्स हुआ था उसको ऑर्गेनाइज करने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया था और वो अपना इंटरेस्ट प्रूव कर चुके थे। मेन प्रॉब्लम है राहुल गांधी जी के साथ कि इनको इंटरेस्ट है या नहीं पॉलिटिक्स में, और अगर है तो कंटिन्यूअस है कि नहीं है। और पूरा भारतवर्ष में माने उस टाइप का लोग समझ उनमें नहीं पाता है, व्यापक समझ जो नरेंद्र मोदी के सामने होता है। तो इसलिए ये सब जानता है कि अगर मोदी साहब को चैलेंज कोई कर सकता है तो नीतीश जी कर सकते हैं। राहुल गांधी तो कहीं है ही नहीं प्राइम मिनिस्टर के, अगर है तो कांग्रेस डिक्लेयर कर। मुंबई बैठक से पहले एक चर्चा खूब हो रही है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाएगा, लेकिन उससे भी बड़ी चर्चा इस बात की हो रही है कि नीतीश कुमार को एक तरह से सन्टिंग में भेजा जा रहा है। नीतीश कुमार को 11 सदस्यीय कमेटी में संयोजक बनाकर उनके ऊपर चेयरपर्सन के तौर पर सोनिया गांधी को बिठा दिया जाएगा। ये कहां तक उचित है? सोनिया गांधी चेयरपर्सन, अगर सोनिया गांधी का हेल्थ परमिट कर रहा है, अगर उनमें अभी इतना देशव्यापी भ्रमण करने की क्षमता है और राजनीतिक बागडोर संभालने की क्षमता है तो चेयरपर्सन बने। लेकिन अगर किसी तरह से नीतीश कुमार जी को अंडरमाइन करने की कोशिश होगी तो मैं बड़े अफसरों को देखता था, मिलिट्री अफसरों को देखता था, जब एड्रेस करते थे तो एक लाइन बोलते थे कि गलत बात होता था तो कहते थे योर पॉलिसी इज हैविंग फैटल फ्लॉ, तुम्हारे पॉलिसी में एक बहुत बड़ा गड़बड़ी है जो तुम्हें ही मार देगा। अगर किसी तरह से इस जंक्शन पे, इस जंक्चर पे, जंक्शन नहीं जंक्चर पे अगर नीतीश कुमार जी को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश की जाएगी तो यह ऐसा ही होगा कि यू आर शूटिंग ऑन योर ओन लेग, then how you will win the race, that will be big question for the opposition party। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि बिना प्राइम मिनिस्ट्रियल फेस के और एक मजबूत फेस के आप मोदी साहब को चैलेंज कर सकते हैं। बीजेपी को आप कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो जो मोदी फैक्टर है वो एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि वो जो माने जैसे अब दूसरे लोग अपना कीर्तिमान गिनाते हैं, तो अभी जैसे फार्मा इंडस्ट्री में बूम हुआ, तेल क्राइसिस को उन्होंने मैनेज किया। मैं विपक्ष में रहते हुए भी तेल क्राइसिस के लिए अप्रिशिएट बार बार कर रहा हूं, क्योंकि ये रशियन और यूक्रेन वाले लड़ाई लड़ रहे थे, इसमें अमेरिका और सऊदी अरेबिया कितना नोट बना था और हम लोग को लूट लेता, लेकिन इन्होंने मैनेज कर लिया। और सबसे बड़ा उड़ी स्ट्राइक है, बालाकोट हुआ, ये सब तो प्राइम मिनिस्टर जैसे ही गिनाना शुरू करेंगे तो कोई एक ऐसा आदमी चाहिए जो इसका जवाब दे, और नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि बिना नीतीश कुमार जी के चैलेंज माने होगा। आपके पार्टी के एमएलसी हैं सुनील सिंह, काफी कंट्रोवर्शियल रहते हैं, बड़ा अजीबोगरीब बयान देते रहते हैं, बीच बीच में लगता है कि सरकार गिराने की मंशा रखते हैं, कभी लगता है कि भाजपा के साथ चले जाएंगे। कल उन्होंने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा है कि भाजपा अब राम मंदिर के नाम पर चुनाव लड़ेगी, हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। कैसा देखते हैं आप इस कथन को? क्या इससे आपके विपक्ष के कुनबे में कमजोरी आएगी? क्या ये भाजपा के लिए एक मजबूत रणनीति बनेगी? मैं सुना नहीं क्वेश्चन, प्लीज रिपीट सर। आपके पार्टी के सुनील सिंह हैं एमएलसी, उन्होंने कल एक
पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा राम मंदिर और राम को आगे करके, राष्ट्रवाद को आगे करके फिर चुनाव लड़ने जा रही है। ऐसे में हमें रणनीतियां उस हिसाब से बदलनी चाहिए। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्या इंडिया राम मंदिर की रणनीति के सामने कमजोर पड़ जाएगी? नहीं, मतलब ये बात है कि जो बीजेपी का जो नेशनलिज्म है, उस नेशनलिज्म में एक इनपुट तो है ही कि रिलीजियस नेशनलिज्म है, और ये विपक्ष के सारे लोग जानते हैं। और उसमें जो नरेंद्र मोदी साहब है, उनका एक स्थापित छवि है कि वो माने हिंदू धर्म के प्रकांड है, माने हिंदू धर्म की राजनीति में और परंपरा में निष्णात है। तो जिस समय वो तरह तरह के, आप देखते हैं, ये कपड़ा पहन के, चंदन लगा के, माला पहन के आ जाते हैं। अगर कोई दूसरा नेता भी वैसा करे तो दूसरा नेता का नौटंकी लगेगा, लेकिन मोदी जी का जेन्युइन लगता है। तो उन्होंने विपक्ष को एक कौशन किया है, एक आगाह किया है कि भाई चुनाव जो होगा उसमें सीधा नेशनलिज्म नहीं होगा, राष्ट्रवाद नहीं होगा, बीजेपी इसको लाएगी। तो लेट अस बी अलर्ट कि हमारे पास इसका काउंटर क्या होगा। जैसे हम लोग भी कह सकते हैं, आखिर मंदिर आंदोलन से फायदा हुआ बीजेपी को, लेकिन मंदिर तो बना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, जो बात की विपक्ष लगातार कह रहा था कि आप कोर्ट से फैसला करवाइए। तो इस तरह की बात होगी चुनाव के समय, तो इसका जवाब विपक्ष माने खोज के रखे। चुनाव में कोई कमजोरी की बात नहीं है, यह मतलब मोदी साहब की जो संगठन क्षमता है उसको पहचान करके और उसका काट निकालने के प्रति वो आगाह कर रहे हैं, मुझे जो लग रहा है। जी, एक और बड़ी खबर ये रही कि भोला यादव, जिन्हें संस्कृत बोर्ड का जिम्मेवारी दिया गया, उन्होंने आज एक बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि संस्कृत के शिक्षक छोड़िए, छात्र ही नहीं मिल रहे हैं, कागजों पर चल रहे हैं सारे विद्यालय और जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं। कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? ये बात एकदम सही बात है, और हम लोग सबसे पहले से इसीलिए हम लोग चाह रहे थे कि संस्कृत बोर्ड रिवाइव हो, और एक अच्छा भोला बाबू में माने वो काफी किताब के, हम लोग अपने पार्टी में उनको कहते हैं कागज के कीड़ा है, तो उन्होंने जाते ही कम से कम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया है। और आप जो एक देखेंगे, मेरा व्यक्तिगत मानना है, जिसके लिए मैं इसमें इंटरेस्ट भी लेता रहा हूँ, संस्कृत में दो वेरी गुड क्वालिटी है। पहला क्वालिटी है, यह देश को जोड़ने वाली भाषा। जो आज अंग्रेजी लिया है कि आप ऑल इंडिया में कहीं भी अंग्रेजी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो पूरे भारत के सभी भाषाओं में, एक खाली कुकी और ये सब जो मिजो वाले बोलते हैं लैंग्वेज, उनको छोड़ के मैंने पूरा ऑल इंडिया घूमा है, कन्याकुमारी से कलिंगपोक तक, सब में। जैसे असमीज में भी मैं देखता हूँ शाम को लोग बोलते हैं गोधुली, तमिल में बोलते हैं संध्या काले, कन्नड़ में सोने को बोलते हैं निद्रा। किसी भी लैंग्वेज को आप ले लीजिए, संस्कृत अवेलेबल है, लेकिन लोगों ने आलस करके संस्कृत को पढ़ा नहीं। इसलिए दूसरा क्या है कि संस्कृत भाषा में जैसे आप इंग्लिश पढ़िए, तो बड़े बड़े जो अंग्रेजी के जानकार हैं उनके शब्दकोश कितना भरा रहता है, वो कैसा कैसा इंग्लिश यूज करते हैं, जो पढ़ने वाले को एक तरह से स्पेल बाउंड कर देते हैं। संस्कृत में भी वही है, संस्कृत पढ़ाया नहीं जाता, इसलिए लोगों का हिंदी शब्दकोश कमजोर होते जा रहा है जनरल। अब आप देखिए, तुलसीदास संस्कृत के भी विद्वान थे, इसलिए अवधी भाषा में उन्होंने कैसा कैसा लाइन लिखा है, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। ऐसा लैंग्वेज, ऐसा पोएट्री आज के दिन आपको बहुत कम मिलेगा। या जो संस्कृत में जैसे है, मैंने बहुत सारा, आपको भी पता होगा, एकस्य चंद्र तमोहंती, एक श्लोक था, बर्मे को गुनी पुत्रो न तु सहस्र, एकस्य चंद्र तमोहंती न तु तारा सहस्र। ऐसा सुललित और सलिल कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन संस्कृत को ब्राह्मणों की भाषा है यह कह करके उसमें इकोनॉमिक ऐड एक तरह से उसको जीरो कर दिया गया। उसको अब जो पढ़ने वाला संस्कृत, उसको खाने पीने के लिए भी पैसा नहीं मिलेगा, तो अब क्या होगा, कौन पढ़ेगा उसको? जितना मंत्र है, लैंग्वेज है, ये सब संस्कृत में। इसलिए मैं एक बार देख रहा था, जनेऊ हो रहा था, तो पंडित जी अब शॉर्टकट मंत्र पढ़ रहे हैं, जबकि महर्षि वशिष्ठ ने बहुत सारे मंत्रों को सिद्ध किया था। और जैसे कृष्ण भगवान को आप नहीं देखते सुदर्शन चक्र चलाते,
वो एक मंत्र सिद्ध हथियार था। लेकिन हम लोग संस्कृत से कटते गए। तीसरा मैं कह रहा हूं, जो आयुर्वेद है, मेरे बहुत सारे लोग जानने वाले आयुर्वेद हैं। आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को पकड़िए तो उसका जो मूल ग्रंथ है वो संस्कृत में लिखा हुआ है। और आज के दिन प्रॉब्लम क्या है, जिस स्टूडेंट को आयुर्वेदिक में एडमिशन मिलता है तो जो बायोलॉजी में स्ट्रांग है तो उसको संस्कृत नहीं पता है, और जो संस्कृत जानता है तो वो बायोलॉजी नहीं जानता है। इसलिए आयुर्वेद का नॉर्थ इंडिया में एक ही सेंटर है, BHU, और पूरा बुक का पब्लिशर है एक चौखंबा पब्लिकेशन। तो संस्कृत में काम करने के लिए बहुत ही जगह है, बहुत ही जरूरी भी है। कम से कम आपका जो एक मेडिसिन है, आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम है, ये दुर्लभ है। इसमें माने स्टूडेंट सब बोलता है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन का मरकरी है वो मेन न्यूक्लियस है। अगर मरकरी आप जान जाइए ठीक करना, शोध करना, तो आप माने बॉडी का कायाकल्प कर सकते हैं, जो देवता करते थे। तो भोला बाबू ने एक बहुत बड़ा काम किया है, आइडेंटिफाई किया है। अब वह इसको आर्थिक सहायता दे जिससे कि संस्कृत की पढ़ाई शुरू हो और इसको आयुर्वेदिक कॉलेज से जोड़े। और बिहार में ही जरे बड़े बड़े विद्वान जो है, जैसे किशोर कुणाल, आचार्य किशोर कुणाल संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान है, वो एक इंटेलेक्चुअल सेल बनाए और संस्कृत को रिवाइव कर दे। ये भोला बाबू का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा माने भारतीय संस्कृति के लिए भी। और BHU के बड़े प्रोफेसर से कांटेक्ट करें और एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है उनके सामने कि ये माने इसको करे। जी बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी। हमने नीतीश कुमार के दिल्ली जाने और फिर मुंबई बैठक तक उनके संयोजक बनने की बातों पर भी चर्चा की। हमने संस्कृत के बिहार में विकास को लेकर एक रणनीति जो भोला यादव ने बनाई है उस पर भी चर्चा की। हमने जानने की कोशिश की कि आखिर अटल बिहारी वाजपेयी को एकाएक नीतीश कुमार याद क्यों करते हैं। अगली कड़ी में विभिन्न सवालों के साथ हम एक बार फिर से जुड़ेंगे। रजनीश जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।